सो हे हाय हेलो गाइस, होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद इस टाइप को स्टार्ट करते हैं। सीधे स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, तुलसी ने इस वक्त डर से अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसके फेस पे पसीने की बूंदें साफ साफ नजर आ रही थी। पसीने के कारण उसके कुछ बाल जो कि उसके चेहरे से चिपक गई थी, और वहीं उसके होठ डर के मारे कांप रहे थे और उसके आंखों के कोने से आंसू बह रहे थे। आरू अभी भी तुलसी के ऊपर झुकी हुई उसके मासूम से चेहरे को देख रही थी। आरू ने अपने हाथ से तुलसी के फेस को हल्का सा छुआ, क्योंकि उसके संस्कार इसकी इजाज़त नहीं देते थे। वो एक टक तुलसी के मासूम से चेहरे को देख रही थी और फिर झटके से उसे ऊपर से अ, उसके ऊपर से उठ जाती है। वहीं तुलसी को अपने ऊपर जब कुछ महसूस नहीं होता है तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही उसकी नज़रें सीधी आरू की नज़रों से जा मिलती है, जिससे कि वो तुरंत अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है। तुलसी की इस अदा पर आरू के होठों पर भी स्माइल आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कान चली भी जाती है और उसका फेस फिर से पहले जैसा हो जाता है। आरू तुलसी को अपनी जलती हुई नज़रों से देखते हुए कहती है, हमारी बड़की अम्मा ने हमें ये संस्कार नहीं दिया है। अगर हमारे अंदर वैसा कुछ होता तो अब तक तुम सही सलामत नहीं होती। अगर तुम्हारी जगह किसी और ने हम पर हाथ उठाया होता तो सीधा उसको ज़मीन में गाड़ देते। और ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक लड़की को सज़ा देने के लिए उसकी इज्जत पे कभी हाथ नहीं डालनी चाहिए। आरू की बात सुनकर तुलसी उसे अपनी नम आंखों से देख रही थी। आरू की बातें उसके मासूम से दिल को छू गई थी। तभी आरू अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, हम तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं। तुमने आरू सिंह राजपूत पे हाथ उठाया है तो सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही। आरू की बात सुनकर तुलसी अंदर तक सहम जाती है। आरू उसे क्या सज़ा देगी, वही सोच के उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे और वो रोने लगती है। उसके आंसू देखकर आरू को गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है, हमने क्या तुम्हें मारा है जो ये गंगा जमुना बहा रही हो? बंद करो ये रोना धोना। आरू ने आखिरी शब्द इतने जोर से बोला था कि तुलसी डर से जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछ लेती है और वहीं मासूमियत से कहती है, आप हमें क्या सजा देंगे? बस तुलसी की मासूमियत से कही हुई बातें, आरू तो बस उसकी मासूमियत में खो सी गई थी। लेकिन जल्दी उसने खुद के ख्यालों को झटक दिया और फिर अपने फेस पर एक सख्त भाव लाते हुए कहती है, आज से तुम हमारी गुलाम हो। हम जो कहेंगे तुम वही करोगी। तुम्हारी जिंदगी आज से हमारी हुई। तुम हमारी इजाज़त के बिना आज के बाद कुछ नहीं कर सकती, समझी? आज से तुम सिर्फ आरू सिंह राजपूत की हो। ये सारी बातें कहते हुए आरू को कुछ अलग ही एहसास हो रहा था। वहीं आरू की बातें सुन के एक पल के लिए तुलसी की सांसें अटक गई थी। इस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। वो अटकते हुए कहती है, आप आप ये क्या कह रहे हैं? इतना कहकर वो एक टक आरू को देखने लगती है, जैसे अपने जवाब का इंतज़ार कर रही हो। वहीं आरू उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, ये तो तुम्हें हम पर हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए था ना। जिस पर तुलसी सिसकते हुए कहती है, हमने गलती कर दी, माफ़ कर दीजिए। वहीं तुलसी की इतनी मासूमियत से कही गई बातें सुन के आरू को मन ही मन हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी रोक रखी थी
और अपना अपने कुर्ते को सही करते हुए कहती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो जिस पर तुलसी कहती है, तुलसी। तो आरू कहती है, तुलसी, चलो सही है, आज से तुम आरू की तुलसी हुई। तुलसी कुछ कह नहीं पा रही थी, बस उसका चेहरा झुका हुआ था। तब तक आरू उसे एक नज़र देखकर कहती है, क्या हुआ, घर नहीं जाना है क्या, या फिर यही रात में रहना है? वैसे यहाँ पर कई सारे जंगली जानवर भी आते हैं अपना शिकार करने। आरू की बातें सुनकर तुलसी की आंखों में डर आ जाता है। वो आरू से कहती है, सच में क्या? जिस पर आरू अपनी एक आईब्रो उचका के कहती है, तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं? जिस पर तुलसी ना में सिर हिलाकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। तुलसी को इस तरह से भागता देखकर आरू की हंसी छूट जाती है और वो हंसते हुए कहती है, पागल लड़की। आरू का ध्यान जमीन पे जाता है जहाँ की पायल गिरा हुआ था। वो उस पायल को उठाकर एक बार देखती है और फिर उसे अपने पैंट की जेब में रख लेती है। तभी वहाँ पप्पू आता है और कहता है, बॉस, ले लिया अपना बदला? जिस पर आरू उसे घूरते हुए देखती है तो वो हड़बड़ा जाता है और जबरदस्ती मुस्कुरा के कहता है, बॉस, उस लड़की ने आप पे हाथ उठाया था तो हमको लगा कि आप उसे अच्छा खासा सबक सिखाओगे। जिस पर आरू उसे देखते हुए कहती है, वो चूहिया जैसी लड़की के हाथ का थप्पड़, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन थप्पड़ मारा है तो सज़ा तो मिलेगी। अब से ये लड़की सिर्फ इस आरू सिंह राजपूत की है, आज से इस पर सिर्फ हमारा हक है। ये कहते हुए आरू के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। वही आरू की बातें सुनकर पप्पू के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। तब आरू कुछ सोचते हुए कहती है, मुझे इस लड़की की छोटी से छोटी जानकारी चाहिए, ये कहाँ रहती है, कितने साल की है, सब। जिस पर पप्पू हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है, आप चिंता मत कीजिए बॉस, मैं पुष्पा से सारी जानकारियाँ निकलवा लूँगा। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं तुलसी जल्दी जल्दी भाग के अपने घर आती है क्योंकि उसे आने में काफ़ी देर हो गई थी। यही सोच सोच कर उसे डर भी लग रहा था कि इस वक्त वो अपने घर के बाहर खड़ी थी और मन ही मन महादेव से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, आज हमको हमारे मामी के कहर से बचा लेना, आज बार बस बचा लेना, फिर दोबारा कभी देर से घर नहीं आएंगे। वो इतना कहकर धीरे धीरे घर के अंदर पहुंचती है। वो जैसे ही आंगन में आती है तभी उसकी मामी उसे खींच के एक थप्पड़ मारती है जिससे कि तुलसी सीधे जमीन पे गिर जाती है। वहीं तुलसी अपने गालों पर हाथ रख के सामने देखती है जहाँ उसकी मामी और रोशनी खड़ी थी। मामी तुलसी के बालों को पकड़ के खड़ी करती है और दांत को पीसते हुए कहती है, कहाँ मर गई थी तू? यहाँ घर में इतने सारे काम पड़े हैं और तू नाच नाच कर होली खेलने गई थी? जिस पर तुलसी कुछ नहीं बोलती है, उसे इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था। वो दर्द से सिसकते हुए कहती है, मामी, हमें दर्द हो रहा है। जिस पर मामी गुस्से से उसके बालों को और मजबूती से पकड़ते हुए कहती, अच्छा, तो महारानी जी को दर्द हो रहा है। ये दर्द की फिक्र तब नहीं थी जब अपने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी? जिस पर तुलसी रोते हुए कहती है, मामी जी, हमारा कोई आशिक नहीं है। तुलसी की बातें सुनकर मामी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कहती, अच्छा, तेरा कोई आशिक नहीं है, तो क्या हमारी रोशनी झूठ बोल रही है? उसने खुद तुझे किसी से गले लगते हुए देखा था। मामी की बातें सुनकर तुलसी अपनी नम आंखों से रोशनी को देखते हुए कहती है, जीजी, आपने झूठ क्यों बोला, बताइए ना। मामी जी को हमारा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मामी तुलसी को गुस्से से फिर एक थप्पड़ मार के कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी मासूम रोशनी पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही है? अगर तेरा कोई आशिक नहीं है तो ये सब क्या है? इतना कहकर वो उसे उसकी कलाई दिखाती है जिस पर
आरू की उंगलियों के निशान थे। उसे फिर से वो सब याद आने लगता है, जिससे कि उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। लेकिन अब वो उन्हें क्या ही बताती, जब उन्हें उसके सच झूठ से कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने तो बस किसी भी तरह अपना गुस्सा तुलसी पर निकालना था, क्योंकि वो रोशनी से अधिक सुंदर थी। और जो उसकी मामी थी, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था, और ना ही ये चीज़ रोशनी को पसंद थी, जिसके चलते दोनों ही तुलसी से नफरत करते थे। उसकी मामी दोबारा से तुलसी पर हाथ उठाने जाती है, तब तक रोशनी उसे रोक के कहती है, रहने दो मम्मी, इस पर हाथ उठाकर कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टा दादाजी अलग बखेड़ा खड़ा कर देंगे। हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, बस जल्दी से खाना बनवा दीजिए, तब तक हम सोने जा रहे हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी तुलसी की मामी तुलसी को खड़ा हुआ देखकर गुस्से से कहती है, अब क्या महारानी जी तुम्हारे लिए मुहूर्त निकलवाएं? चुपचाप रसोई में जाकर खाना बनाओ। तुम्हारे चक्कर में हमारी बेटी इतनी देर से भूखी है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तुलसी रोते रोते अपने कमरे में जाकर पहले नहाकर दूसरे कपड़े पहनती है। उसके बाद रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लगती है। उसने अपने गालों पर अभी तक कोई दवाई भी नहीं लगाई थी, जिसके चलते उसके गाल सूज गए थे और उसकी कलाइयों में भी चोट के निशान थे। इधर आरू अपने रूम में लैपटॉप लिए सोफे पर बैठी हुई थी। उसका सारा ध्यान लैपटॉप की स्क्रीन पर था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और शीतल अपने हाथ में खाने की थाली लिए अंदर आती है। फिर एक नज़र आरू को देखकर जाकर उसके पास खड़े हो जाती है और आरू को बड़े प्यार से निहार रही थी। तभी सॉरी जब आरू को खुद के ऊपर किसी की नज़रें महसूस होती हैं, तो अपना सर उठाकर देखती है जहाँ की शीतल खड़ी थी। शीतल को देखकर आरू आरू की भौहें आपस में जुड़ जाती हैं। शीतल को अपने रूम में देखकर आरू गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो? आरू की इतनी तेज आवाज़ सुन के शीतल डर जाती है, लेकिन फिर भी खुद को शांत करते हुए कहती है, हम वो आपके लिए खाना लेकर आए थे। जिस पर आरू उसके हाथ में खाने की थाली देखती है और फिर अपनी सर्द आवाज़ में कहती है, तो थाली रखकर जाओ। अब का दिन अ, अब क्या यहाँ दिन भर खड़े होकर बस मुझे देखने का इरादा है? जिस पर शीतल जल्दी से टेबल पे थाली रखकर कमरे से बाहर भाग जाती है और वहीं आरू अपना लैपटॉप साइड रखकर थाली को प्रणाम करके खाना खाने लगती है। इधर रात का वक्त हो चुका था और तुलसी अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी एक टक चांद को देख रही थी। उसकी खाली आंखों में इस वक्त अनगिनत सवाल थे। तुलसी आसमान की तरफ देखकर कहती है, क्यों क्यों मम्मी, तुम हमको क्यों छोड़ के चली गई? तुम और बाबा दोनों हमको छोड़कर चले गए। हमें याद नहीं रहना, हमें यहाँ नहीं रहना, हमें तुम्हारे पास आना है। मामी हमें बिल्कुल प्यार नहीं करती, हमेशा हमसे काम करवाती हैं और रोशनी दीदी को कभी भी कुछ भी नहीं कहती, लेकिन हमें हरदम डांटती और मारती रहती हैं। रोशनी दीदी पहले हमारे लिए मामी से लड़ जाया करती थी, लेकिन अब तो वो भी मार खिलाने के बहाने ढूंढती हैं। हमें तुम्हारी बहुत याद आती है मम्मी, हमें अपने पास बुला लो, हमें यहाँ रहना ही नहीं है। इस वक्त तुलसी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन उसने एक बार भी अपने आंसू नहीं पोंछे। कुछ देर खड़े रहने के बाद वो वापस जाकर नीचे बिछी चटाई पे सो जाती है। तभी उसका ध्यान अपने पैर पर जाता है, जहाँ एक पैर का पायल गायब था। एक पैर में पायल ना देखकर तुलसी घबराते हुए खुद से कहती है, हे महादेव, अब हमारी पायल कहाँ है? वो हमारी माँ की आखिरी निशानी थी। आपको हमसे क्या ही दुश्मनी है? हमारी मम्मी को आपने हमारे बचपन में ही छीन लिया, अब उनकी आखिरी निशानी भी छीन ली।
इतना कहकर वो रोने लगती है क्योंकि उस पायल को अपने पास रखकर उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कि उसकी माँ उसके साथ हो। और आज वो आखिरी निशानी भी उससे दूर हो गई थी। और इधर आरू अपने बेड पे लेट के हाथों में पकड़े तुलसी की पायल को देख रही थी। पायल को देखते हुए उसके आंखों के सामने तुलसी का वो मासूम सा चेहरा आने लगता है जो उससे डर रही थी। तुलसी के मासूम के चेहरे को याद करते हुए आरू के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से उस पायल को चूम लेती है और कहती है, मेरी तुलसी, बहुत जल्द तुम इस आरू सिंह राजपूत की बाहों में होगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। इस वक्त आरू की आंखों में एक जुनून था जिससे कि साफ पता चल रहा था कि वो तुलसी को किसी भी हाल में पाकर रहेगी। पायल को देखते देखते ही आरू को नींद आ जाती है और दोनों इस बात से बेखबर थे कि पता नहीं नियति उन्हें कहाँ ले जाएगी। अगली सुबह तुलसी हमेशा की तरह 5 बजे उठकर पूरे घर में झाड़ू पोछा करती है और उसके बाद से नहा वहा के पूजा करती है। फिर रसोई में जाकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाने लगती है। तुलसी का चेहरा सूज चुका था और उसकी आंखें भी सूजी हुई थी जिससे कि साफ पता चल रहा था कि वो रात भर रोई थी। तुलसी जल्दी जल्दी अपना हाथ चला रही थी क्योंकि उसे पता था कि अगर नाश्ता बनाने में थोड़ी सी भी देर हुई तो उसकी मामी उसे फिर से मारेंगी। और इस वक्त तुलसी की हालत बिल्कुल भी वैसी नहीं थी कि वो अपनी मामी की मार सह सके, क्योंकि इस वक्त उसके पूरे बॉडी में पेन था। लेकिन वो अपने लिए किसी से दवाई नहीं मांग सकती थी। बचपन से तुलसी के साथ ऐसा होता आया है। जब भी वो बीमार पड़ती थी तब मामी उससे हद से ज़्यादा काम करवाती थी क्योंकि उसे लगता था कि ये सब तुलसी का ड्रामा है, काम ना करने का, जिसके चलते उसे बीमार पड़ने पर कभी कभी सज़ा के तौर पर खाना भी नहीं देती थी। एक बार तुलसी ने उनसे दवाई मांगा था जिसके बाद मामी ने उसके हाथ में गरम गरम चिमटा सटा दिया था जिससे कि उसको काफ़ी दर्द हुआ था। इधर तुलसी जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी कि तभी उसकी मामी आवाज़ लगाते हुए कहती है, कहाँ हो, नाश्ता बना कि नहीं। मामी की आवाज़ सुनकर तुलसी डरती और फिर खुद को शांत करते हुए कहती है, हाँ मामी, बन गया, बस ला रही हूँ। इतना कहकर वो नाश्ता लेकर सभी को देती है और तुलसी को भी काफ़ी भूख लगी थी लेकिन उसे साथ बैठकर खाने की इजाज़त नहीं थी। मामी नाश्ता करते हुए तुलसी से कहती है, शाम को मेहमान आ रहे हैं इसलिए बाजार से मिठाई ले आना। मामी की बात सुन के तुलसी की आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि उसे बाहर घूमने जाना बहुत पसंद था। कुछ ही देर में उसका नाश्ता हो जाता है जिसके बाद तुलसी सारे जूठे बर्तन लेकर किचन में चली जाती है। इधर रोशनी अपनी माँ से कहती है, मम्मी, हमें अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए बाजार जाना है। जिस पर उसकी मामी मुस्कुराते हुए कहती है, चली जाओ, मैं तो कहती हूँ तुम इस तुलसी के साथ ही जाओ और इस पे नज़र रखो, पता चले फिर अपने आशिक के साथ कहीं चली न जाए। अपनी माँ की बात सुन के रोशनी के होठों पर भी एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। वहीं तुलसी रोशनी को लेकर बाजार के लिए निकल जाती है और वहीं रोशनी अपने पास के दुकानों को देखकर अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, इससे लाख गुना अच्छी दुकानें तो हमारी मुंबई में हैं। जिस पर तुलसी कहती है, दीदी क्या बात कर रही हो आप ना अभी गांव की दुकानों में घूमी नहीं है। यहाँ ना एक से बढ़कर एक फैशन के कपड़े मिलते हैं। इसी तरह चलते चलते रोशनी की नज़र एक दुकान पे पड़ती है और वो तुलसी से कहती है, तुम मिठाई खरीदो, मैं अपनी ज़रूरत का कुछ सामान लेके आती हूँ। इतना कहकर वो उस दुकान की तरफ चली जाती है और तुलसी मिठाई खरीदने लगती है। मिठाई खरीदते हुए खुद से कहती है, ऐसा कौन सा खास मेहमान आने वाला है जो मामी मिठाइयाँ मंगवा रही हैं।
और फिर वो अपने ख्याल को झटक देती है क्योंकि उसे पता था ज़्यादा दिमाग लगाकर कोई फ़ायदा नहीं है। मिठाइयाँ खरीदने के बाद तुलसी के पास कुछ खुले पैसे बच जाते हैं जिन्हें देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो जल्दी से एक आइसक्रीम वाले के पास जाकर आइसक्रीम लेकर उसको खाने लगती है। तभी आरू की जीप आकर बाजार में रुकती है, जिसमें से वो अपने आंखों पर शेड्स चढ़ाए स्टेशन से उतरती है और अंगड़ाइयाँ लेते हुए आसपास देखने लगती है कि तभी उसकी नज़र तुलसी पे जाती है, जिसने इस वक्त प्यारा सा पीले रंग का लहंगा और उस पर लाल रंग का दुपट्टा ले रखा था। आरू की नज़र एक बार तुलसी पे जाके ठहर जाती है कि तभी उसका ध्यान तुलसी के हाथ में पड़े आइसक्रीम पर जाती है, जिसे वो बच्चों की तरह खा रही थी। तुलसी को बच्चों की तरह आइसक्रीम खाता देखकर आरू के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। आरू अपने आंखों से शेड्स उतार के तुलसी की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। वहीं तुलसी हर चीज़ से बेखबर अपनी आइसक्रीम खाने में व्यस्त थी। उसकी आइसक्रीम पिघल पिघल के उसके कपड़ों पर भी गिर रही थी। इधर आरू तुलसी के पास आकर अपनी रौबदार आवाज़ में कहती है, "ए, यहाँ क्या कर रही हो?" आरू की आवाज़ सुनकर वो डर जाती है, जिसके चलते उसकी आइसक्रीम ज़मीन पे गिर जाती है। तुलसी कभी अपने सामने खड़ी आरू को देखती है तो कभी नीचे गिरी आइसक्रीम को, और फिर अचानक वो सिसक सिसक के रोने लगती है। तुलसी को इस तरह रोता देखकर आरू हैरान हो जाती है और अपनी कड़क आवाज़ में कहती है, "अब क्या हो गया? अब क्यों गंगा जमुना बहा रही हो?" इस पर तुलसी अपनी नम आंखों से आरू को देखते हुए मासूमियत से कहती है, "हमारी आइसक्रीम।" आरू एक नज़र नीचे गिरी आइसक्रीम को देखती है और फिर सीटी बजाकर इशारे से आइसक्रीम वाले को अपने पास बुलाती है और उसके बाद तुलसी से कहती है, "जो लेना है ले लो।" आरू की बात सुनकर तुलसी की आंखों में चमक आ जाती है। आरू ने तुलसी की आंखों में चमक देख ली थी। तुलसी जल्दी से एक आइसक्रीम ले लेती है और फिर उसे मज़े से खाने लगती है। आरू बस तुलसी को देख रही थी। तुलसी के होठों पे आइसक्रीम लगी हुई थी, जिससे कि आरू की नज़रें तुलसी के होठों पर ही जाके ठहर जाती हैं। वो तुलसी का हाथ पकड़ के उसे देखते हुए उसके आइसक्रीम से एक बाइट लेकर कहती है, "बहुत मीठी है, तुम्हारी तरह।" इतना कहकर वो अपनी आंखों पर शेड्स चढ़ाते हुए आगे बढ़ जाती है। वहीं आरू की ये बात सुनकर तुलसी के गाल शर्म से लाल हो गए थे और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई थी। लेकिन अगले ही पल वो आज अपना आइसक्रीम देखती है तो उसका मुंह फूल जाता है। वो मन ही मन आरू को कोसते हुए कहती है, "इन्हें हमारी आइसक्रीम खा ली, अगर खानी ही थी तो खुद खरीद लेती, मेरी क्यों खाई?" तुलसी ये सारी बातें मासूमियत से अपने मन में सोच रही थी। अब उसे कौन समझाए कि जितना उसकी जूठी आइसक्रीम आरू को अच्छी लग रही थी, उतना दूसरी आइसक्रीम में कहाँ स्वाद था, और ना ही उस आइसक्रीम में वो बात होती। आरू अभी आगे बढ़ ही रही थी कि सामने से रोशनी आ रही थी और सीधे आकर आरू से टकरा जाती है। टकराने के चलते वो वहीं ज़मीन पे गिर जाती है और ज़मीन पे गिरने के चलते उसके चेहरे पर गुस्सा और चिढ़ साफ नज़र आ रही थी। वो गुस्से से आरू को कुछ बोलने वाली होती कि अपने सामने खड़े इंसान को देखकर अपना सुध-बुध खो देती है, क्योंकि वो आरू को बहुत अच्छे से जानती थी। वो वापस गांव इसीलिए आई थी कि वो आरू से शादी कर सके और शादी करके वो यहाँ राज करे हवेली में। वहीं आरू रोशनी को खुद की तरफ देखता देख के कहती, "अंधी हो गई हो क्या? दिखाई नहीं देता है?" इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं रोशनी बस उसे जाते हुए देख रही थी। फिर वो बीच रोड में बैठी अपने ख्यालों में खो जाती है कि उसकी शादी आरू से हो गई है और उसके बच्चे हो गए हैं। लेकिन तभी गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ से वो अपने वर्तमान में वापस लौट आती है और पलट के देखती है तो एक बाइक वाला हॉर्न बजा रहा था।
वो रोशनी को देखकर गुस्से से कहता है, भीख मांगने का इतना शौक है तो कहीं बाजार में जाके बैठो, ये बीच रोड में क्या कर रही हो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और रोशनी गुस्से से उस पे उसके जाने के बाद पीछे से चिल्लाती हुई कहती है, ओह भिखारी किसे कहा, मैं यहाँ की होने वाली रानी हूँ। और खुद से बस एक बार हमारी शादी आरू सिंह राजपूत से होने दो, फिर सबको उसकी औकात दिखाएंगे और उस गंवार तुलसी को तो अपने घर की नौकरानी बनाऊंगी। इस वक्त रोशनी हद से ज़्यादा खुश हो रही थी, जैसे अभी आरू आएगी और उससे शादी कर लेगी। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आने वाला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए चलते हैं।